आज हम आर्द्रा पढ़ेंगे। कोई है आर्द्रा वाला आप लोगों का? कोई भी व्यक्ति आर्द्रा सर का? मेरा है, ऑफिस में कुलीग है जी एक। मतलब मेरी टीम में है। टीममेट है मेरा। हाँ, चलिए। असेंडेंट है तो सर उसका। असेंडेंट है, चलो ठीक है। रोता ज्यादा है वो? हाँ जी सर। रोता है बहुत? रोता बहुत है सर। हम्म, रोता बहुत चलिए। है। अब हम आर्द्रा की बात करेंगे तो आर्द्रा सी आर्द्रा से, जब तक हम आर्द्रा, क्योंकि आर्द्रा भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, आप लोगों को ये रहेगा कि भाई बहुत सारे नक्षत्र जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। अभी हमने भरणी पढ़ा, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। कृतिका पढ़ा, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब ये अर्द्रा है, अर्द्रा में भी ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को आज ये थोड़ा सा ओवरऑल हमारे कुछ नक्षत्र हैं जो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग तरीके की है, अलग अलग तरीके से है, और अलग अलग चीजों की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ नक्षत्र जो इंपॉर्टेंट नक्षत्र हैं? वैसे तो हर नक्षत्र में हम ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज वो करेगा। हर एक का स्पिरिचुअल मीनिंग कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करने का ही है। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र कौन कौन से हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड नक्षत्र जो भी हैं, वो सबसे पहला आता है भरणी। भरणी क्या है? भरणी इज बेसिकली, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये वूम्ब का प्रेशर ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब ये रीबर्थ है। रीबर्थ कह लो या बर्थ कह लो, या हम ये कह लें कि ये बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म करता है डिजायर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक भरणी का हो गया। दूसरा हमारा है कृतिका। कृतिका का नक्षत्र है, कृतिका जो करता है बर्न या फिर कट, इससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं इम्प्योरिटी से टू प्योरिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। कृतिका के बाद हमारा आता है आर्द्रा, जो हम पढ़ेंगे आज। आर्द्रा नक्षत्र जो है ये हमारा बेसिकली स्टॉर्म है। ठीक है, ये थ्रू स्टॉर्म ट्रांसफॉर्म करता है चीजों को। इसको आप ऐसा कह सकते हो, दिस इज ब्रेक थ्रू या ब्रेक डाउन बिफोर ब्रेक थ्रू। ब्रेक डाउन बिफोर ब्रेक थ्रू। और ये ट्रांसफॉर्म करेगा पेन टू अवेकनिंग। फिर आता हमारा अश्लेषा। ये हमारी जो इसकी जो सरपेंट ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, या सरपेंट फायर वाला है इसके अंदर। ये ट्रांसफॉर्म करता है पॉइजन टू विजडम। अश्लेषा के बाद आता है हमारा मूल। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का है। मूल का बेसिकली रूट ट्रांसफॉर्मेशन है, जड़ से, हम जड़, किसी की चीज को जड़ से उखाड़ देना पूरा, वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। तो किस चीज को जड़ से उखाड़ेगा? ये इल्यूजन को, इल्यूजन टू ट्रुथ। जो ये इल्यूजन को हटाने वाला नक्षत्र कह सकते हैं। फिर शतभिषा आता है। शतभिषा के अंदर हम कहते हैं ये बेसिकली है हमारा हीलिंग से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये वुंड्स टू हीलिंग नॉलेज कह सकते हैं हम इसके अंदर। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन देगा शतभिषा। शतभिषा के बाद इंपॉर्टेंट है पूर्व भाद्रपद। एक्चुअली इसमें अगर मैं आपको बोलूं, बहुत सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो भरणी है, कृतिका है, आर्द्रा है, अश्लेषा है, मूल है, और पूर्व भाद्रपद। हालांकि उत्तर भाद्रपद भी है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन पूर्व भाद्रपद। ये चार पांच नक्षत्र हैं जो वाकई बहुत ही ज्यादा, मतलब अजीब अलग तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर बारे में बात करते हैं। तो ये क्राइब, इसको पूर्व भाद्रपद को हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल फायर का ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर ये क्राइसिस को ट्रांसफॉर्म करता है स्पिरिचुअल फायर में। और उत्तर भाद्रपद भी है। उत्तर भाद्रपद जो आएगा ये भी सफरिंग को, मतलब इसको आप कह सकते हो डीप वाटर है ट्रांसफॉर्मेशन। और ये आपको सफरिंग टू स्टिलनेस वाला
ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अलग अलग नक्षत्र अलग अलग क्वालिटीज में, बेसिकली कहने का मतलब इसमें एक ही है कि जो लोग इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं उनकी लाइफ आसान नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। एक अगर आप ये कहो कि ये जो भरणी कृतिका आर्द्रा श्लेषा मूल शतभिषा या पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद, शतभिषा भले आप छोड़ सकते हो, उसमें उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और बाकी सभी में। प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा इनकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं इट बेसिकली मीन्स कि कोई चीज पूरे तरीके से चेंज हो रही है। और इन लोगों की लाइफ, इन सभी नक्षत्रों की लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज होती है। बहुत सारे, और अगर मान लीजिए किसी भी हाउस का लॉर्ड इन नक्षत्रों में आ गया या कोई प्लैनेट इन नक्षत्रों में आ गया तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आपका चेंज देखने को मिलेगा। और अगर कोई हम ये कहें कि किसी प्लैनेट का चेंज इसमें देखने को मिलेगा, नहीं तो किसी और नक्षत्र की अगर हम बात करें, मतलब प्लैनेट के कारक तत्वों के हिसाब से भी यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा बेसिक, बताओ अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई बात करते हैं तो ये सभी नक्षत्र जो है अलग अलग तरीके से हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि अब कई बार मैं हम लोग बात कर रहे थे, अभी तक करते करते हमारे अभी हमने पढ़े ही 4-5 नक्षत्र हैं। आज हम कितना पांचवा या छठा नक्षत्र पढ़ रहे हैं और उसी में हमने 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया। तो अब ये होता है कि अभी किसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलें और क्या ट्रांसफॉर्मेशन बोलें। तो ये अब बेसिकली हम इन अलग अलग तरीके से देखेंगे तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के नक्षत्र हैं। अब इन सबकी ट्रांसफॉर्मेशन अलग है, सबका अपना अपना मतलब अलग है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अर्द्रा नक्षत्र। अब ये अर्द्रा नक्षत्र का जो इसकी जो स्टोरी कहें या हम कहें कहानी, इसकी कहानी क्या है। इसके डाइटी है रुद्र। कोई बताएगा रुद्र क्या है? व्हाट इज रुद्र? सर सर रुद्र, जब सती माता, जब वो उन्होंने अपने आप को अपने आप को आग लगा ली थी, उसके बाद सर वो भगवान शंकर ने अपनी जटा से वो कुछ किया था, और उसके बाद वो जो रुद्र आए थे देखिए अलग अलग वो। स्टोरीज हैं। ठीक है, एक तो स्टोरी रुद्र इसकी। मतलब शिवा वहां से उत्पन्न हुए ना, एक्चुअली रुद्र से ही। हाँ, ये ज्यादा सही वो है। शिव का पहले वाला फॉर्म रुद्र है। ठीक है, अब ये इसकी स्टोरी क्या है इसके पीछे रुद्र की होने की, कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले फर्स्ट इन द बिगिनिंग 4 कुमारों को जन्म दिया कि भाई जाके आप पॉपुलेशन बढ़ाएं। ठीक है, अब वो 4 कुमार जो थे उन्होंने वो ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और उन्होंने कहा हम नहीं बढ़ेंगे इस चक्कर में, हम जा रहे ज्ञान बांटेंगे, हम नहीं इस चक्कर में रहेंगे। अब ब्रह्मा हो गए क्रोधित। ब्रह्मा को बड़ा गुस्सा है कि मैंने जिस चीज के लिए पैदा किया इन्होंने मेरी बात नहीं मान रहे। अब वो सारा गुस्सा जो था उन्होंने उठा के मतलब गुस्से, वो अंदर ही अंदर गुस्सा अंदर ही अंदर पनपता रहा। और ऐसा कहा जाता है कि वो उन्होंने अपने फोरहेड पे बहुत सारा ऐसा सारी सब मतलब सारी नेगेटिविटी जितनी भी थी गुस्से की वो इकट्ठी कर ली। अब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, इतना गुस्सा था कि अपने अंदर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उन्होंने उठा के बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला तो एक रोता हुआ हाउलिंग किड, अब एक होता ना बिलखता हुआ चिल्लाता हुआ एक बच्चा बाहर आया। वो वो रुद्र था। रुद्र का मतलब रोना ही है, रुद्र का मतलब रोने रोने से ही रिलेटेड है, क्राइंग से। तो अब वो रुद्र आए तो उन्होंने बोला कि अच्छा 2 हिस्सों में बट जाओ, तो एक मेल एक फीमेल बन गए, रुद्र और रुद्राणी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा अब जाओ जाके वो करो, अब सब मतलब आगे पॉपुलेशन बढ़ाएं आगे जाके। अब उन्होंने अपने अलग, फिर उन्होंने रुद्र ने अपने 11 रूप कर दिए और रुद्राणी ने भी अपने 11 रूप कर दिए। उन्होंने जाके फिर पॉपुलेशन बढ़ानी शुरू कर, लेकिन जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो सब रोते रहते, काफी ज्यादा रोना धोना मचा हुआ था, मतलब उस टाइप से, मतलब अच्छा नहीं था जो पेरेंटल वो था वही खराब सा था। तो अब वो क्योंकि गुस्से से उत्पन्न हुए थे तो फिर उन्होंने वापस से उन्होंने बोला कि सब इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, अब ये ऐसा मत करो। तो सब वो इकट्ठे हुए, वापस से वो 11 के 11 एक हो गए। जब एक हुए तो फिर वो शिव और फिर वो पार्वती बने। तो उनको वो रुद्र से ट्रांसफॉर्मेशन उनका शिव और पार्वती के उसमें हुआ।
तो ये रुद्र की कहानी है, रुद्र। और अगर हम अर्द्रा नक्षत्र को देखते हैं तो अर्द्रा नक्षत्र भी जो है इट इज बेसिकली अरुद्र। यू की कमी है, यू हट गया बीच में, बट इट इज अरुद्र। ठीक है, तो अर्द्रा हम बोलते हैं उसको, रुद्र ही है वो। तो अर्द्रा का मतलब रुद्र है। तो रुद्र सारा का सारा मतलब अर्द्रा का हम रुद्र से डिराइव कर सकते हैं। रुद्र की एक बेसिक रॉ एनर्जी से हम डिराइव कर सकते हैं। और बाकी अर्द्रा का अगर हम वैसे मतलब देखें तो ये दिस इज बेसिकली, इसका मतलब है वेट, हम कहें गीला होना अर्द्रा का मतलब, या फिर हम कहें ये टीयर ड्रॉप है, टीयर ड्रॉप, रोने वाली। जब हम रोते हैं आंसू निकलता है हमारा, तो ये टीयर ड्रॉप का मतलब है। इसका सिंबल भी टीयर ड्रॉप है। जब हम सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल भी इसका टीयर ड्रॉप है। तो ये टीयर ड्रॉप है। अब टीयर ड्रॉप, हमारे आंसू दो सूरतों में निकलते हैं। एक जब हम बहुत दुखी होते हैं, एक हम जब हम बहुत खुश होते हैं, खुशी के आंसू बोलते हैं उसको, एक हम बोलते हैं दुखी के, दुख के आंसू। तो अब ये अपनी इंडिविजुअल स्टेट पे डिपेंड करेगा कि वो, हम अर्द्रा वाला जो है वो दुखी वाले आंसू वाला है या खुशी वाले आंसू वाला है। ठीक है, ये ठंडे आंसू हैं या गर्म आंसू हैं। जब हम रोते हैं, दुखी होते हैं, तो गर्म होते हैं आंसू। जब हम थोड़े से अच्छे खुशी वाले आंसू होते हैं, वो ठंडे आंसू, उनको हम कहते हैं कोल्ड टीयर्स। ठीक है, तो वो वाले आंसू निकलेंगे। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये आदमी की डिफरेंट एक बेसिक स्टेज पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप पे आंसू निकलेंगे। लेकिन जब भी आंसू निकलते हैं, मतलब आपका चाहे वो सेल्फ रियलाइजेशन का फेज हो, उस टाइम पे निकल रहे हो, या किसी भी समय पे निकल रहे हो आंसू, वो हमारा आर्द्रा नक्षत्र के बारे में बात करता है। अब ये, अब इसलिए ये भी कहा जाता है जो लोग आर्द्रा में पैदा हुए हैं, जिनका चंद्रमा आर्द्रा में है, वो जीवन में बहुत रोते हैं, उनके आंसू बहुत निकलते हैं, बहुत आंसू रोते हैं। अब रोना जो है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है लिटरल रोना। लिटरल रोना मतलब वाकई आंसू निकल रहे हैं, वाकई आदमी रो रहा है, दुखी है या खुशी से, बड़ी जल्दी से आंसू निकल आते हैं। दूसरा रोना है कि हर समय रोते रहेंगे, मतलब उतना ही यार, ये तो हर समय चिक चिक ही करता रहेगा, हर समय किसी ना किसी बात को लेकर रोते ही रहेगा। तो एक वो वाला रोना हो गया। तो क्राइंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक फ्रस्ट्रेशन वाला है, एक वैसे वाला है। तो ये आर्द्रा नक्षत्र जो है, ये बेसिकली टीयर 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 ड्रॉप से भी हम कह सकते हैं जुड़ा हुआ है। इसका जो रूलर है, इसका जो हमारा, हम डाइटी की बात करते हैं, डाइटी कौन है? डाइटी इसका रुद्र है। एंड जो विंशोत्तरी का जो लॉर्ड है, वो है हमारा राहु। ठीक है, तो राहु के, अगर हम उसमें देखें ऊपर भी, तो हमारे राहु के दो नक्षत्र आ जाते हैं, आर्द्रा और शतभिषा। ये दोनों राहु के नक्षत्र हैं। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र में आए, मतलब ये एक राहु का भी एक, हम कह सकते हैं एक रीजन है, या राहु का भी एक, बिकॉज इट इज राहु, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हम उस पर कह सकते हैं। तो ये अच्छा, ये डिस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड है। रुद्र जो है वो डिस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड है, कि सब खत्म करने वाला फॉर्म है शिवा का। लेकिन ये खत्म किस चीज को कर रहे हैं, खत्म किस चीज से हम कह रहे हैं, क्या चीज खत्म करने वाला है? तो ये बेसिकली एक, जब इंसान को उस लेवल का पेन मिलता है, मतलब दुख, या हम कहें पेन या सफरिंग या प्रॉब्लम्स, उस लेवल की प्रॉब्लम्स मिलती हैं जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये वो वाली सफरिंग वाला हमारा, हम कह सकते हैं पेन है जो इंसान को मिलेगा। यहाँ पर जो शक्ति है इसकी, जो हम शक्ति की बात करते हैं, वो है यत्न शक्ति। यत्न शक्ति का मतलब हो गया एफर्ट वाला, एफर्ट करने वाली शक्ति। तो कोई भी, मतलब आप स्ट्राइविंग की शक्ति कह लो, अचीवमेंट करने की शक्ति कह लो, एफर्ट लगाने की शक्ति कह लो, कोई सी भी शक्ति हम इसमें बोल सकते हैं। इसका बेसिकली जो एक स्टॉर्म है, डिस्ट्रक्शन है, रिन्यूअल है, इस नक्षत्र की कोर थीम हम बात कर रहे हैं, फिर अचीवमेंट। अब आप ये सोच लो कि कैसे, मतलब एक, इसको एग्जांपल ले लेते हैं एक, समझने के लिए एक कॉर्पोरेट का एग्जांपल ले लेते हैं। अचानक से कोई कॉर्पोरेट के अंदर एक वो आया कि कोई बंदा कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, अचानक से उसका नाम आ गया कि इस बार इसको बाहर निकालना है, ले ऑफ कर, ले ऑफ वाले उस लिस्ट में इसका नाम आ गया।
तो उसको अचानक से एक दिन सुबह पता लगा कि भाई उसकी नौकरी नहीं है उसके हाथ में। अब क्या हुआ, नौकरी नहीं है उसके हाथ में, तो ये स्टॉर्म आया कि ले ऑफ होना, ये स्टॉर्म है। डिस्ट्रक्शन हुआ कि उसकी नौकरी चली गई। अब डिस्ट्रक्शन आर्द्रा नक्षत्र वाला जो होगा, फिर डिस्ट्रक्शन हो गया, बिल्कुल लो आ गया अपनी लाइफ में, फिर वो रिवाइव करेगा। रिवाइव करेगा और जो पहले था, नौकरी नहीं ढूंढेगा या अपना कुछ काम करेगा, अपना स्टार्टअप शुरू करेगा, अपनी सक्सेस स्टोरी लिखेगा, अपने लिए कुछ अचीव करेगा, तो वो अचीवमेंट फिर उसके बाद वाला होगा। ये बेसिकली स्टॉर्म, डिस्ट्रक्शन, रिन्यूअल और अचीवमेंट। जब भी किसी हाउस का लॉर्ड अर्द्रा नक्षत्र में आएगा, यही थीम चलेगी, बार बार चलेगी, एक बार नहीं कईयों बार चलेगी, और कई बार स्टॉर्म आएगा, कई बार डिस्ट्रॉय होगा, कई बार रिन्यू होगा, और हर बार फिर ऊपर जाके अचीव करेगा। तो ये कंटिन्यूस थ्योरी है, कंटिन्यूस इसकी थीम है अर्द्रा नक्षत्र की, जो हमेशा रहेगी। चाहे कोई हाउस लॉर्ड इसमें आ जाए, चाहे किसी का भाव मत, किसी हाउस का भाव मत इसमें आ जाए, या हम कहें कोई प्लैनेट इसमें आ गया, तो प्लैनेट भी इसमें आ गया, तो उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इनकी जो हम कोर नेचर की बात करते हैं, मतलब ये बेसिकली हमेशा, मतलब ये जो नक्षत्र है ये एसोसिएटेड है क्राइम से, रोने से। रुद्र, मैंने बताया रुद्र का मतलब ही रोना है। क्राइंग है, इमोशनल रिलीज से, रिलीज है। हम जब अपने आप को बहुत ज्यादा कोई रोता है, आप समझ, आई एम श्योर हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में रोए होंगे, आंसू निकले होंगे, और जब आंसू निकलने के बाद आदमी हल्का फील करता है, इमोशनली रिलीज कर देता है अपने आप को, तो ये वो हो गया। स्टॉर्म्स है, स्टॉर्म हमारे हर एक की लाइफ में कोई ना कोई स्टॉर्म चलता रहता है कभी ना कभी। तो स्टॉर्म्स है, टर्बुलेंस है हमारी लाइफ का ये, और डिस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद रिवाइवल है, ठीक है, और फिर हिटिंग द टारगेट है, ये भी है इसमें। ये जो हम सर्च कर रहे थे, वॉट वी वर सर्चिंग इन मृक्षरा इज कंप्लीटेड इन अर्द्रा। जो जिस चीज को हम ढूंढ रहे थे, मृक्षरा जो ढूंढ रहा था हर जगह, वो यहाँ पर अर्द्रा, अर्द्रा में आके वो सर्च जो है वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं, इसका बेसिक नेचर जो है, अर्द्रा वालों का जो नेचर की हम बात करें, तो ये इसको हम कह सकते हैं चाइल्ड लाइक नेचर, बच्चों जैसा नेचर है इसका, ठीक है। जो बड़ी जल्दी जल्दी सडन इमोशनल शिफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल रिएक्शंस हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि इनके अंदर कांस्टेंट इनर चर्निंग चलती है, कांस्टेंट इनर चर्निंग इनके अंदर चलती रहती है। इनका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स के बीच में घूमता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। तो जॉय और सौरो के बीच में घूमेगा, क्लैरिटी और कंफ्यूजन के बीच में घूमेगा। ये कभी भी स्टेबल नहीं है, दिस इज अ फायरी नक्षत्र, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ये इधर से उधर, उधर से इधर इनका माइंड चलेगा। और जब ये अच्छी साइड पे होते हैं, जॉय वाली साइड पे होते हैं, या एक अच्छे लेवल पे, अब हायर लेवल पे ऑपरेट करते हैं, तो हायर लेवल पे ये विजडम देता है, बहुत जबरदस्त विजडम देता है, बहुत अच्छा विजडम है। और लोअर लेवल पे कंफ्यूजन देता है, कंफ्यूजन देगा, टॉक्सिक थॉट्स देगा। ये वो नक्षत्र है, पहला नक्षत्र है जहां पर, फर्स्ट नक्षत्र वेयर इंटेलेक्ट इज बॉर्न। यहाँ पर इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट जो है वो हुई। मृक्षरा जो थी, मृक्षरा में क्यूरोसिटी थी। अब अर्द्रा में एनालिसिस आया और डायसेक्शन आया, उस क्यूरोसिटी को एक फॉर्म दिया गया, एक रूप दिया गया, जो यहाँ हमने मृक्षरा के अंदर जो भी क्यूरोसिटी जनरेट करी थी उसको थ्रू एनालिसिस। तो ये लोग जो है बहुत ही हाईली इंटेलेक्ट आया इसमें पहली बार, तो हाईली एनालिटिकल होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, और इनका जो इंटेलेक्ट है ना, वो प्रोबिंग इंटेलेक्ट है, हर चीज को प्रोब करने वाला, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोब करते हैं हर एक चीज को। और कॉज सीकिंग माइंडसेट है
कुछ भी काम करना है तो क्यों करना है, क्यों इनके सबसे पहले आएगा, क्यों क्वेश्चन जो भी पूछते हैं, क्यों करूं। कोई भी काम आप बोलो, अगर उनको आप किसी भी अर्द्रा वाले को अगर आप उसका पीछे का रीजन बता दो, कॉज बता दो कि इस कॉज के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो चांसेस ज्यादा हैं कि वो आपकी बात को अग्री करेगा और बड़ी आसानी से काम करेगा। बहुत ही इमोशनल नेचर की अगर हम बात करें इनके, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बात बात पे रोते हैं ना, हाईली सेंसिटिव। मतलब जैसे अगर नौकरी कर रहा है कोई बंदा अर्द्रा वाला, या किसी का 10th का लॉर्ड भी अर्द्रा में आ गया अगर मान लो, या शनि अर्द्रा में बैठा है प्रोफेशन से रिलेटेड, उसके आंसू बंदे के निकलेंगे ही। बहुत जल्दी रोएगा, अगर मान लीजिए किसी बॉस ने डांट दिया, कुछ हो गया तो आंसू निकलने लगेंगे, उस टाइप का जो है। ये लोग जो है, मतलब इनको हम कहेंगे हाईली सेंसिटिव है, इसीलिए बहुत ज्यादा डीप एम्पथी है। मतलब ये लोग दे कैन फील अदर्स पेन, और इनकी काफी डिजायर है, डिजायर टू हेल्प सफरिंग पीपल। बड़ा ही रिएक्टिव माइंड है इनका, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं चीजों पर। इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, और हमेशा ही कहते हैं ना इंटरनल स्टॉर्म, ये चलता ही रहता है, जज्बातों का तूफान अंदर उमड़ता ही रहता है, आप ऐसा बोल सकते हो। ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा जज्बाती है ये लोग। और ये अर्द्रा को आप कह सकते हो, इट रिप्रेजेंट्स मीटिंग पॉइंट ऑफ इमोशन एंड इंटेलेक्ट। इनकी लाइफ में एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्या कर रहे थे क्या करने लग गए, या आप बोल सकते हो कंप्लीट टर्न अराउंड। ये सारी कैपेबिलिटी इनके अंदर है, एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, और ये हमेशा ही रहेंगे। एक बार टर्न अराउंड हो गया तो फिर उसके बाद आप सोचोगे अब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फिर वो साइकिल रिपीट होती रहेगी हमेशा इनकी लाइफ के अंदर। और जितने ज्यादा स्टॉर्म, जितने ज्यादा बदलाव आएंगे, उतना ज्यादा इवॉल्व होता जाएगा। मतलब अर्द्रा नेटिव इवॉल्व्स आफ्टर एवरी स्टॉर्म। हर स्टॉर्म के बाद वो एक अपना एवोल्यूशन का स्टेज आएगा, और ज्यादा इवॉल्व होगा। हर एक स्टॉर्म, हर स्ट्रगल के बाद इसको ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ आफ्टर एवरी स्ट्रगल, क्लैरिटी आफ्टर एवरी chaos। एक बार होता ना कि भाई मैंने गलती कर दी, मैंने सीखा नहीं उससे कुछ, तो ये ऐसा नहीं है। जो ये गलतियां करते हैं उससे सीखते भी हैं और इवॉल्व होते जाते हैं, तो पुरानी गलतियां जनरली रिपीट नहीं करते। और अगर वो रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब भी इवॉल्व नहीं हुए, अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अगर वो गलतियां रिपीट, वही सेम चीजें कर रहे हैं, सेम चीजें करे जा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा। तो ये आर्द्रा नक्षत्र का बहुत ज्यादा एक वायलेंट, हम फियर्स वायलेंट हम कह सकते हैं नेचर है, जो कि हर एक की लाइफ में रहेगा, जितने भी आर्द्रा नेटिव्स हैं उन सब की। काफी इनकी पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, पर्सनालिटी की, तो काफी स्ट्रांग है, सर ये तो स्ट्रांग है। बिल्कुल क्वालिटी है, ये सारी की सारी वैसी लग रही है कि कोई जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सबके साथ ये ऐसे ही होता है। इट इज लाइक दे गो थ्रू अर्द्रा साइकिल और व्हाट। नहीं नहीं, दे डोंट गो थ्रू अदर साइकिल। मैंने बताया ना, स्पिरिचुअल वाले जितने भी नक्षत्र हैं हमारे, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन के ही हैं। अब ये अर्धरा नक्षत्र वाले जो है, ये अर्धरा नक्षत्र का साइकिल इस तरीके का कि पेन, मतलब तूफान आएगा, जज्बातों का तूफान हो सकता है किसी भी चीज का, स्पेशली वही होता है, आदमी रोएगा बहुत, फिर अचानक से उठेगा, फिर उठ के फिर काम करेगा। तो ये जो जर्नी है इनकी, वो अर्धरा वालों की इस तरीके की है। और आप चाहें तो इसको अर्धरा वाले का, किसी का भी, जेमिनी में बहुत सारे ग्रह होंगे, लोगों के, चेक कर लो भाई, अर्धरा किसी का है उसमें, ठीक है। तो हाँ हाँ जी सर, कृपा जी। मेरा है। मेरा आद्रा नक्षत्र में बॉर्न है। आर्द्रा नक्षत्र में, यस सर। तो मून है क्या है, चंद्रमा है? मून मून है।
लग्न मृगशिरा में है और मून है आद्रा में। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर तो आप ये इससे रिलेट कर पाओगे पूरी यस सर, तरीके से। 100% रिलेट कर रही हूँ सर। 100% रिलेट होगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ये जितने भी मैंने अभी शुरू में आप लोगों को नक्षत्र दिखाए थे, भरणी, हाँ कृत्तिका, आर्द्रा, ये सब ट्रांस, इनमें जब भी कोई प्लेनेट आ गया, कोई भी हाउस लॉर्ड आ गया, उस मतलब अगर इनमें किसी का भी जन्म हुआ है, किसी का भी जन्म उन नक्षत्र में हुआ है, भरणी में, कृतिका में, आर्द्रा में, अश्लेषा में, मूल में, शतभिषा भी, चलो मान लो शतभिषा उतना नहीं है, बट शतभिषा नहीं है लेकिन पूर्व भाद्रपद, तो मतलब ये 5 नक्षत्र हैं, भरणी, कृतिका, आर्द्रा, अश्लेषा, मूल और पूर्व भाद्रपद, 6 नक्षत्र। इन 6 नक्षत्रों में जिसका भी जन्म हुआ है, समझो उसकी लाइफ आसान नहीं है। मतलब लाइफ में उतार चढ़ाव, वो नहीं है वो लाइफ जो नॉर्मल, ये इनकी मिनटोस जिंदगी है हम बोलेंगे, ठीक है। ये मिनटोस आम जिंदगी नहीं है इनकी। इनकी ये लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत हलचल। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि इनकी लाइफ में रौनक लगी रहती है, इनकी लाइफ में हैपनिंग लाइफ है काफी इनकी, बहुत हैपनिंग लाइफ होती है इन लोगों की, आसान लाइफ नहीं है। तो ये मतलब ये ऐसा सोचें कि ये ऐसे ही काम करते रहेंगे या नॉर्मल काम चल जाएगा, भाई एक नौकरी पकड़ी और 30 साल तक वही नौकरी करते चले जा रहे, ना ना, सवाल ही पैदा नहीं, हो ही नहीं सकता। इनकी लाइफ में चाहे पर्सनल लेवल पे तूफान आए, चाहे किसी और उसमें तूफान आए, प्रोफेशनल में तूफान आए, आएगा जरूर, और जिसकी वजह से पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब मैं नक्षत्र के बारे में शुरू में काफी मतलब पहली बार जब मैंने नक्षत्र को डिटेल में पढ़ा था और अपने कोर्सेज में इंक्लूड किया था, तब मैंने देखा था मेरा, तब तक हम ये बोलते थे भाई 10th का लॉर्ड कहाँ जाए चला गया, मेरा 10th का लॉर्ड 8th हाउस में था। 8th हाउस में होने के बावजूद मैं कहा चलो इसीलिए मेरे प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आया। फिर देखा कि नहीं, 10th का लॉर्ड सिर्फ 8th हाउस में नहीं है, वो अर्धरा नक्षत्र में भी है। तो एक तो 8th हाउस, ऊपर से अर्धरा नक्षत्र, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कंप्लीट करना, मतलब कहाँ से किधर पहुंच जाओगे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। और हर बार, और ये मतलब मैंने ज्योतिष मेरा शुरू करने का रीजन ही ये था कि मेरी लाइफ में ये प्रोफेशनल पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है बार बार, क्यों बार बार मैं उसी साइकिल से गुजर रहा हूँ, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। तो वो वही वाला था कि हर बार वही, ये नौकरी का प्रॉब्लम आया या कुछ हुआ, फिर कुछ हो गया, फिर अपना काम शुरू, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब इट वाज लाइक कंटिन्यूअस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज किया, मतलब जितनी बार गिरे उतनी बार उठे, जितनी बार गिरे फिर उठे, फिर वो अचीव किया, फिर। तो इट वाज लाइक, इट्स लाइक कि ऐसा हो ही नहीं रहा था कि एक जगह टिक के आप काम कर लो, एक जगह आप आराम से रह सको, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, अगर हम ये नक्षत्र के लेवल पे समझेंगे, जब उस चीज को बहुत क्लियरली समझ में आता, बहुत आसानी से समझ में आता कि हाँ, दिस वाज द रीजन कि क्यों इतने ज्यादा प्रोफेशनल अप्स एंड डाउन्स, या हम कहें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज देखने को मिली है, कंप्लीट टर्न अराउंड देखने को मिला। तो बिल्कुल, तो ये मेरा से 10th का लॉट था। बाकी लोगों को जिनका मून है इसमें, तो दे कैन रिलेट टू इट 100%। उतने ही अप डाउन होंगे, कंप्लीट टर्न अराउंड होगा। अच्छा, ये पोटेंशियल भी है, देखिए हम क्या होता है ना, हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं पेन देख के, हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं पेन या कोई भी ऐसा लो पॉइंट देख के अपनी लाइफ में। ये मतलब जैसे कहते हैं ना ट्रू सेंस में, जैसे वो क्या था, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ये वो वाले बाजीगर है। ये हार के बैठने वाले नहीं है, ये गिरने वाले नहीं कि गिर गए, हार के गिर गए ना, ये गिरेंगे तो फिर वापस उठेंगे उसी फोर्स से और ज्यादा इवॉल्व होकर उठेंगे। ये ताकत है अर्द्रा की। एंड फिजिकली वेरी वेरी स्ट्रांग, इतनी जल्दी हार नहीं मानते, फिजिकली भी ना थकते हैं, ना थकने का कोई इनका वो है। वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी इंटेंस, वेरी शार्प, बहुत बार शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, और हाईली एनर्जेटिक हम बोल सकते हैं इनको, और स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट। इनको भी शुगर कोट करके बात करनी नहीं आती, ये जनरली सीधा सीधा सच सच बोल देते हैं, ये एकदम काफी ब्लंट टाइप के लोग हैं। इनको, बल्कि इनको हम कहेंगे दे हेट डिप्लोमेसी। इनको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा कौन व्यक्ति सच बोल रहा है और कौन व्यक्ति मक्खन मार रहा है, बिना बात के झूठ बोल रहा है।
आपको खुश करने की कोशिश करा है। और इनको सख्त नफरत है उन सब ऐसे लोगों से जो चापलूसी करते हैं। ना इन्हें चापलूसी करना पसंद है, ना ये चापलूसी करवाते हैं। तो इनको जो बात है डायरेक्टली कह दो, वो ज्यादा अच्छा है इनके लिए। आप इनको बोलोगे कि भाई इनको मस्का मारोगे, इनको मक्खन मारोगे, ऐसा कर देते नहीं। दे जनरली डोंट लाइक ये चापलूसी और नकलीपना जो है ना, इनको ज्यादा पसंद नहीं है। दे विल स्पीक डायरेक्टली एंड कैन साउंड हार्श और रूड। फियरलेस बिहेवियर है, ठीक है, डरते नहीं ज्यादा। और इसको बोलते हैं रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, रिस्क लेने वाले लोग हैं। और ये कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको अवॉइड नहीं करेंगे, तो डू नॉट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट में पंगा ले जो होता है ना, पंगा नहीं लूंगा, पंगा लेंगे। और दे फाइट टिल दी एंड। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो हम हाथापाई करने लगेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी फिजिकल फाइट्स और फिजिकल वे में हम इसको कहें। इट इज बेसिकली किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ में कहीं पर भी हम इसको कह सकते हैं। दे हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि किसी ने कुछ बोला है या कुछ आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट को भी एंड तक ये लड़ना पसंद करेंगे। ये अगर अच्छा सही लेवल पे चल रहे हैं, अच्छे उसमें हैं, तो एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, बहुत बढ़िया मोटिवेटर बन सकते हैं, बहुत बढ़िया मोटिवेटर है। इन ये किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा भी बोला जाता है इनके लिए कि किसी मरे हुए को भी मोटिवेट करके जिंदा कर सकते हैं, इतना मोटिवेशन वो है। वेरी वेरी गुड। ये काफी कंट्रोल्ड एनर्जी अगर इनकी हम कहें तो कंट्रोल्ड एनर्जी अगर क्योंकि एनर्जी बहुत है और कंट्रोल फॉर्म में हो तो लीडर और मोटिवेटर बन जाएंगे बहुत अच्छे। और नहीं तो फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अगर ये अनकंट्रोल्ड एनर्जी होगी देन दिस इज डिस्ट्रक्टिव एंड chaotic एनर्जी है। अब देखिए ये है राहु का नक्षत्र। राहु होता है इल्यूजन का कारक। अब ये नक्षत्र जो है, लेकिन वो एनर्जी जो है इसकी वो इल्यूजन ब्रेक करने वाली है, ठीक है। और इनके अंदर लाइफ में अच्छा एक और बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है इन लोगों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों के लिए लक काम करता है। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कई बार तो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, अरे मेरे उस टाइम पे मैंने खरीद लिया होता तो ऐसा होता। इनके लिए इनके पास जो भी इनकी अचीवमेंट आएगी जिंदगी भर, ऐसा कभी नहीं होगा कि बैठे बैठे कुछ मिल जाए, कभी नहीं होने वाला। इनके लिए ऑल अचीवमेंट्स विल, या अचीवमेंट्स कहें या हम सक्सेस कहें, विल कम टू स्ट्रगल, एफर्ट एंड परसिस्टेंस। लगे रहेंगे किसी चीज के बाद तभी वो एक चीज पर तभी सक्सेस मिलेगा। लक, लक जैसे शब्द या अम, हम वो कहीं चांस लग जाना, कोई लॉटरी लग जाना, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, स्ट्रगल है, एफर्ट है और परसिस्टेंस है। हाँ इनको चाहिए क्या, इनको एक बार चाहिए, लेकिन हाँ ये भी है, अगर एक बार दिमाग में इनके आ गया कि करना क्या है, इफ दे हैव अ एम इन लाइफ, तो फिर ये उसके बाद अचीव कर लेते हैं। क्योंकि एम अगर होगा इट विल लीड टू फोकस्ड एफर्ट। एक बार एम मिल गया तो पूरा एफर्ट फोकस हो जाएगा और फिर ये काम कर लेंगे। अगर बीच में छोड़ दिया तो फेलियर। अगर इन तक लगे रहे विद परसिस्टेंस, अगर लगे रहेंगे, बिलीव रखेंगे अपने ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा अचीव करेंगे। वेरी दे विल अचीव। मतलब एक जो अचीवमेंट का एक लेवल होता है वो उसको पाकर रहेंगे। अगर मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट ले सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे फिर वो स्पिरिचुअल साइड पे हो चाहे मटेरियल साइड पे हो, कहीं पर भी कैसे भी। तो वो दोनों चीजों को हर एक सेंस में ये पा सकते हैं। बट हाँ, परसिस्टेंट एफर्ट इज मस्ट। बीच में नहीं छोड़ना, जब तक वही वाली बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली डायलॉग जो है वो इस पर बैठता है इनकी। अगर वैसा करेंगे तो बिल्कुल अचीव करेंगे।
अच्छा, इनको एक जगह बैठना पसंद नहीं है। फाइल रेस्टलेस माइंड है तो रेस्टलेस बॉडी भी है। रेस्टलेस माइंड हम कह सकते हैं रेस्टलेस माइंड है इज इक्वल टू रेस्टलेस बॉडी। इनको एक जगह बैठना पसंद नहीं है। दे लाइक मूवमेंट। ये एक सीट पर आधे घंटे से ऊपर, एक घंटे से ऊपर नहीं बैठ सकते। इनको हर थोड़ी देर उठ के फिर थोड़ा मूव करने की, इनको इनको मूव करना है। इनको चेंज पसंद है। दे लाइक चेंज, दे लाइक टू ट्रैवल। ये लोग फिक्स्ड मेंटालिटी के नहीं है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल माइंडसेट है, अडेप्टेबल है, चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं, बड़ी सिचुएशन को बड़ी जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज इनके साथ बनी रहेगी, वो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। ये इनके साथ बेसिकली रहने वाला फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। वो चूंकि नेचर ही ऐसा है इनका, तो ये अप्स एंड डाउन में एक इनका डाउन वाला पार्ट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आती है। ऐसा नहीं पैसे नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं पैसे नहीं होंगे। वो तो हम किसी नक्षत्र के लिए ये नहीं कह सकते ये आदमी गरीब ही रहेगा हमेशा, बट हम ये भी नहीं कह सकते ये व्यक्ति हमेशा अमीर रहेगा। बट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जनरली इनके एक नेचर में रहता है। तो अगर हम बात करें इनका, ये थोड़े से सार्कास्टिक भी है। कई बार बातें बोलते हैं और बड़े सरकाजम बहुत भरा होता है। सरकाजम कह लो, ह्यूमरस कह लो, ह्यूमरस है, विटी है। दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, मेक फन ऑफ अदर्स। कपिल शर्मा शो है ना जैसे, वो दूसरों को आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, एक दूसरे को डिमीन करते रहते हैं। उस टाइप वाला नेचर यहाँ पर उनका देखने को मिलता है। दे इंजॉय इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस। कहीं पर भी बैठे होंगे, ये अपना इंटेलेक्चुअल सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये है, ऐसा पॉइंट जरूर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बातचीत में ग्रुप में ऐसा पॉइंट जरूर मारेंगे जो कि इनकी इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी को एस्टैब्लिश करे कि हाँ भाई देखो, इसे अच्छा इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी गहरी बात कह दी, इस टाइप ऐसा कुछ। ये प्रोबब्ली दे विल ट्राई एंड मेक दैट काइंड ऑफ एन इम्प्रेशन। बहुत नॉलेज है, ठीक है, तो इसके कहते हैं वाइड नॉलेज है इनके अंदर, ठीक है। और मतलब इनका स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज बहुत बड़ा है। ये किसी भी चीज पे बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्ञानी लोग हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। करियर के अंदर भी अगर इनका करियर हम बोलेंगे तो ये हम कह सकते हैं मल्टीपल चेंजेस आएंगे करियर के अंदर इन लोगों के। प्लस ये मल्टीटास्कर है, मल्टी टैलेंटेड है। एक चीज नहीं, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं और बड़े टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड भी हैं। ठीक है, मैच कर रही है अभी तक कृपा जी, आप ही का है नक्षत्र, ये तो ये सब चीजें मैच कर रही हैं। और जी जो हमने सर, बात, सारी चीजें मैच कर रही है सर। सारी चीजें मैच कर, चलो अच्छी, बढ़िया। तो ये मतलब क्योंकि मैंने ये अब तो काफी लोगों से मैच करके देख ली जितनी भी चीजें हैं, तो मोस्ट ऑफ इट 80 to 90% तो नेचर मेरे पास बिहेवियर। 2-3 चार्ट है आद्रा नक्षत्र वालों के, सब वैसे ही है जैसा आप बोल रहे हो, सेम। चलिए बढ़िया। अब आते हैं हम इनके जो सर रिलेशनशिप या सर मैरिज। इनका प्रोफेशन प्रोफेशन कौन सा रहेगा सर? प्रोफेशन कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन, ऐसा? हाँ करेंगे, प्रोफेशन में बताऊंगा। ओके, प्रोफेशन जो है ना नक्षत्र के हिसाब से, हालांकि अ, चलो मैं आपको इस हफ्ते पक्का, मुझे प्लीज एक रिमाइंड कर दीजिएगा। वैसे जुलाई का महीना बहुत टाइट है, बट आई विल प्रॉब्ली, मैंने आप लोगों को पीडीएफ देने का एक वो बोला था कि मैं आप सबको एक पीडीएफ दूंगा जो नक्षत्र की बेसिक्स की है, जिसमें प्रोफेशन भी आ जाएगा, जिसमें आपके ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस एक्टिविटीज आ जाएंगी, और ये कुछ कुछ जो बेसिक डिटेल्स होती है ना नक्षत्रों की, वो सब आ जाएगा। तो वो वाला पीडीएफ में आप लोगों को इस हफ्ते देने की कोशिश करता हूँ। पहले इसकी बुक जो है वो हमें जुलाई के महीने में, मैंने आपको प्रॉमिस किया था बुक आ जाएगी। बुक को बहुत काम करने के बाद बुक को कोशिश करिए 400 450 पेजेस तक के अंदर रखने की, इन सारे ट्रेड्स रखें, ठीक है।
नहीं तो वो तो 2 वॉल्यूम बन रहे थे, पहले तो 3 वॉल्यूम बन रहे थे 9 9 नक्षत्र के, इतना डिटेल में था सारा। पर मैं कहा, नहीं भाई 3 वॉल्यूम तो एक जितना कम कंसाइज कर सकते हैं करने की कोशिश करें, देखते हैं। वो अब बुक आ जाएगी इस महीने। और मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्कर है। अच्छा, ये लोग थोड़े से प्रोन होते हैं, प्रोन टू लिटिगेशन एंड फाइट्स, आर्ग्यूमेंटेटिव है, और ये बोलने से पहले घबराते नहीं, कुछ भी बोलना हो जिसको जो बोलना हो बोल देते हैं। एक्सट्रीमली जेनरस टू फ्रेंड्स एंड हॉस्टाइल टू एनिमीज। तो होता ना, दुश्मनों का दुश्मन दोस्तों का दोस्त, ये वो वाले नक्षत्र है, वो वाला नक्षत्र है। शादी में इनको थोड़ा डिले होता है, डिले इन मैरिज हो सकता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डिफिकल्टी होती है इनको, डिफिकल्टी इन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी। तो कई बार कुछ लोगों, नॉट एवरीवन, और भी चीजें देखनी पड़ेगी। सिर्फ आप इस नक्षत्र में पैदा हो गए तो आपकी शादी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। बट बहुत सारा बाकी कंडीशन मैच करें तो इन नक्षत्रों के साथ इस नक्षत्र वालों को थोड़ा सा शादी के अंदर प्रॉब्लम आता है। हालांकि शादी के लिए सबसे खराब नक्षत्र जो है, कौन सा नक्षत्र आपका, किसी एनी आइडिया, मतलब शादी के लिए सबसे खराब नक्षत्र कौन सा, सब किसकी मैरिड लाइफ सबसे ज्यादा खराब है? धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र जो है, पैसा बहुत होता है उनकी मैरिड लाइफ में। अगर 7th लॉर्ड किसी का भी धनिष्ठा में है तो भी शादी में दिक्कत आएगी। रिश्ता मेरा है। धनिष्ठा आपका तो ठीक चल रहा है, ठीक शादी। स्ट्रगल ही है सर, तो वैसे तो ठीक है पर प्रॉब्लम बहुत रहता है। अच्छा, चलो, तो वो धनिष्ठा वाले दिन तो खैर एनीवेज, बट वो 7th लॉर्ड अगर है धनिष्ठा में तो और ज्यादा हम बोल सकते हैं। हालांकि इनकी अर्द्रा वालों की चूंकि लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन होते हैं आजकल के कंडीशन में, देखो कौन इतने अप डाउन झेलेगा भाई। ये खुद ही ऑर्डिनरी स्टॉर्म चल रहा है, इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, तो कोई एक दूसरे को किधर बर्दाश्त करेगा। तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है इनके साथ। मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं इसी चक्कर में, मल्टीपल रिलेशनशिप, क्योंकि दे आर रेस्टलेस। रेस्टलेस इनका नेचर है, रेस्टलेस इन लव, रेस्टलेस इन लव। जल्दी शादी हो गई, अर्ली मैरिज कैन लीड टू स्ट्रगल्स या और सेपरेशंस। और अगर लेट मैरिज है, सर ये हुआ है मेरे साथ, मेरी मैरिज जल्दी हो गई थी, फिर सेपरेशन आ गया। ये अर्ली तो मैरिज लेटर, हुई थी, सेपरेशन हुआ। राइट सर। लेट मैरिज में बेटर स्टेबिलिटी होती है थोड़ी सी, हाँ। वेट करेंगे। जो स्पाउस है इनका, जनरली स्पाउस जो मिलता है वो डोमिनेंट मिलता है एंड ट्राइज टू कंट्रोल नेटिव। शतभिषा, ये शतभिषा इसमें आद्रा नक्षत्र वालों को के जो स्पाउस मिलेगा वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और ये कहाँ कंट्रोल होने वाले हैं, ठीक है, इतनी एनर्जी इतना रेस्टलेस है, कंट्रोल हो सर जाएंगे। मैंने इसीलिए शादी नहीं किया, सिंगल। एक बार सेपरेशन हो गया, किसी के अंडर डोमिनेशन में नहीं रहना है, फिर शादी नहीं की। आपको स्पाउस भी डोमिनेटिंग मिला था, यस सर। तो ये, चलो ये भी बात सही हुई इसमें। अच्छा, यहाँ पर इनका बॉडी टाइप भी जो है ना, अगर हम फिजिकल ट्रेड्स की बात करें, फिजिकल ट्रेड्स जो है इनके बॉडी टाइप की अगर हम बात करें तो ये इनका कोई फिक्स बॉडी टाइप नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते ये ऐसे ही होंगे। कुछ लोग आपको बहुत स्लिम मिलेंगे, कुछ लोग बहुत फैट मिलेंगे, कुछ लोग शॉर्ट मिलेंगे, कुछ लोग टॉल मिलेंगे, तो ये वेरीड है, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड बॉडी टाइप। हाँ, कॉमन फीचर्स में अगर हम बात करें तो लार्ज फेस है, जनरली फेस छोटे बड़े होते हैं तो इनको बड़ा फेस है। करली हेयर्स है, पियर्सिंग आईज, आंखों में खा जाएंगे किसी को ऐसी आंखें हैं। ठीक है, और दूसरा इनका हम ये भी कह सकते हैं कि इंटेंस एक्सप्रेशन, हमेशा बड़ा इंटेंस एक्सप्रेशन रहने वाला है इनका। प्रोफेशन के अंदर वैसे तो आई विल गिव यू द कंप्लीट लिस्ट, बट मोटा मोटी चूंकि अब देखिए राहु का नक्षत्र है, क्या करेगा राहु वाला? रिसर्च में जाएगा, साइंस में जाएगा, टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन, फार्मा,
कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कोई भी काम जिसमें मल्टीटास्किंग करनी हो। एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने की इनके अंदर वो है, मल्टीटास्किंग भी करेंगे, मल्टीटास्किंग के साथ साथ परफेक्शनिस्ट भी है। इनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड की अगर हम बात करें, इनकी लाइफ में गोल्डन पीरियड है, इसको बोलते हैं 32 से 42 साल के बीच में। ये बहुत अच्छा पीरियड जनरली, अब ये देखिए ये तो दशा अंतदशा पे भी डिपेंड करेगा, बट एक जनरल बात है। फाइनेंसेस में अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो वो फ्लक्चुएटिंग रहेंगे। किसी भी नक्षत्र का प्रोफेशन अगर आपने देखना हो, किसी भी नक्षत्र का, उस नक्षत्र का लॉर्ड आप देख लो कौन है, विंशोत्तरी लॉर्ड, उससे रिलेटेड प्रोफेशन होंगे। वो नक्षत्र किस राशि में आ रहा है, उस राशि से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकते, बड़े सिंपल तरीके से हम ये बता सकते। फ्लक्चुएटिंग इनकम रहेगी इनकी, और इनकी सेविंग की आदत नहीं है, तो पुअर सेविंग हैबिट्स, ये इनकी टेंडेंसी है, ये स्पेंड थ्रिफ्ट है, पैसे जितने आएंगे खर्च देंगे, ठीक है, और ज्यादा कोई नॉट फ्यूचर फोकस्ड, ऐसा नहीं कि मैं इतनी लंबी कोई ज्यादा फ्यूचर को प्लानिंग नहीं करते ये लोग। हेल्थ इश्यूज भी राहु वाले आते हैं इनको, हेल्थ में मेल्स को जो इशू आएंगे वो पैरालिसिस, ये एक्सट्रीम है, वो उससे हार्ट डिजीज हो सकता है, डेंटल इशू आ सकते हैं, अस्थमा और ईयर प्रॉब्लम, सुनने में दिक्कत हो सकती है। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो सकता है, यूटेरस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड के अंदर प्रॉब्लम, अनीमिया या कुछ इस तरीके की चीज होना, यहाँ भी अस्थमा हो सकता है, ईयर प्रॉब्लम्स यहाँ भी हो सकता है, और मम्स हो सकता है। अर्द्रा फीमेल के लिए जो इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स बताए गए हैं, बड़ी ही अट्रैक्टिव, उनको अट्रैक्टिव बोला जाता है, काफी अट्रैक्टिव होते हैं, चार बड़ी मतलब चार्मिंग आईज एंड प्रोमिनेंट नोज, बड़ी प्लीजिंग पर्सनालिटी है। जैसे हमने पहले बोला, बड़े हेल्पफुल हैं, बड़े जनरस हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। हाँ, इनके अंदर एक ही जो अभी हमने बोला फीमेल स्पेसिफिक है, ये भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है। वैसे ये तो कॉमन टर्म है, अगर हम बोले इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन सभी को है, ठीक है, एवरीबडी इज इमोशनली डिससेटिस्फाइड, अर्द्रा वाली नहीं, सारी जनरल हम बोल सकते हैं। लैक ऑफ लव हम कह सकते हैं, मैरिज स्ट्रगल्स कह सकते हैं, ये फीमेल्स के साथ जनरली देखने को मिलता है। इनकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, इनके अंदर जो स्ट्रेंथ जो है, क्यूरियस माइंड है, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग डिजायर है और नॉलेज, क्विक एक्शन लेते हैं, लेट नहीं करते, गुड मेमोरी, एक्सेलेंट कम्युनिकेटर है, ट्रुथफुल है, ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी है, एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स सफरिंग, जो भी कोई रोने धोने वाला है, जो भी किसी के साथ प्रॉब्लम देखते हैं तो उसके साथ ये काफी कंपैशनेट हो जाते हैं। वीकनेस की बात करें अगर इनकी, काफी एरोगेंट है,
मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बहुत सारी हो सकती हैं, थोड़े से ये रेकलेस कह लीजिए, एंटी सोशल कह लीजिए, स्टबन कह लीजिए, क्रिटिकल कह लीजिए, इम्पोलाइट, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्सेस इंडल्जेंस। राहु का नक्षत्र है तो इंडल्जेंस तो आएगा, वायलेंट टेंडेंसी हो सकती है, और कंप्लेनिंग नेचर, ये नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं किसी किसी में। इनके अंदर एक और खासियत है, मतलब वैसे तो ये खुद ही बड़े रेस्टलेस हैं, बड़े ही बेचैन रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये जब इनको एक मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा ऐसा काम मिल जाए जिसमें बहुत प्रेशर है, ठीक है, तो दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू स्टे काम अंडर प्रेशर। प्रेशर में ज्यादा प्रेशर होगा तो ये काम रह सकते हैं, दे कैन स्टे एट पीस इवन इफ देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। ये इनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी और है, दिस इज वन ऑफ द, और ये बहुत अच्छा, मतलब दे विल स्ट्रगल टू गेन रिकॉग्निशन। हाँ, ये लोग अपनी इनर प्रॉब्लम जो है आर नॉट एक्सप्रेस्ड, कई बार अपनी अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र की अगर हम और थोड़ा सा और बात करें, तो अगर हम इसकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल और वैसी वाली बातें करें, स्पिरिचुअल टाइप की बातें करें इसके अंदर, तो आर्द्रा नक्षत्र वो स्टॉर्म है दैट डिस्ट्रॉयज योर इल्यूजन, आपका इल्यूजन डिस्ट्रॉय, सो दैट यू कैन मीट योर रियल सेल्फ। अपने आप को जानने के लिए जो हमें जरूरी है, स्टॉर्म वो अपने इल्यूजन को उड़ाने के लिए, इल्यूजन को हटाने के लिए वो स्टॉर्म है, जो जिससे कि आप अपने असली रियल सेल्फ से आप मिल सकते हैं। ये पीसफुल नक्षत्र नहीं है, आर्द्रा इज नॉट अ पीसफुल नक्षत्र, it is emotionally intense, mentally turbulent, and psychologically transformative। ये लोग जब फील करते हैं, इनका अगर हम सही सेंस में साइकोलॉजिकल, अगर हम समझें, साइकोलॉजी समझे इस नक्षत्र की, तो दे फील टू मच एंड टू डीपली। फीलिंग वाली जो चीज है, दे फील टू मच एंड टू डीपली। दे एक्सपीरियंस, एक्सट्रीम का नक्षत्र है ये भी, आप कैसे, दे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस, मॉडरेशन में नहीं है, नॉट इन मॉडरेशन। खुश हो रहे हैं तो खुश में पागल है, रो रहे हैं तो रोने में पागल, दुखी, मतलब एक्सट्रीम इमोशंस है, इनका मॉडरेशन नहीं है। दे इनको इंटरनल केओस में रहने की आदत है, दे आर लिविंग, दे लिव थ्रू इंटरनल केओस बिफोर एक्सटर्नल क्लैरिटी। उनको भी को देर इज अ कांस्टेंट सेंस, इनके अंदर एक हमेशा ऐसी चीज चलती रहती है कि समथिंग इज मिसिंग, या फिर हम बोले समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज नॉट राइट, ऐसा एक कांस्टेंट इनके अंदर चलता रहता है। कुछ एक जगह आपको ऐसा मिलेगा कि दिस पीपल आर
ओवर थिंकिंग भी करेंगे, ठीक है, लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग है यहाँ पे। जिस चीज से अटैच होते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं इनको जिस चीज से भी अटैचमेंट है, अटैचमेंट होगी जिस चीज से, तो वो वहां पर इनको डिसअपॉइंटमेंट होगी, और फिर वहां से आप डिटैच होंगे। तो अटैचमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिटैचमेंट, ये एक इनका साइकिल चलता रहेगा। एक और बड़ी प्रॉब्लम इनको ट्रस्ट इश्यूज है। ट्रस्ट इश्यूज, इनको ये ट्रस्ट नहीं करते लोगों को इजीली। द ट्रस्ट इश्यूज ड्यू टू रिपीटेड इमोशनल शॉक्स, रिपीटेड इमोशनल शॉक लगते हैं, उससे ट्रस्ट इश्यूज होता है। सर्च फॉर ट्रुथ बिहाइंड एवरीथिंग, ये हर एक चीज के पीछे का सच जानने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई एंड सर्च फॉर ट्रुथ। ये दे कैनॉट एक्सेप्ट सरफेस लेवल रियलिटी, जो ऊपर से दिख रहा है उसी को मान लेंगे, ऐसा नहीं। उसके अंदर, उसके पीछे की हकीकत क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये नेचुरल स्केप्टिक है एंड इन्वेस्टिगेटर है। They are not satisfied with what is shown. They want to know what is hidden. क्या दिख रहा है जो सामने वो नहीं मानेंगे, नहीं पहली बात। इनको तो वो जानना जो नहीं दिख रहा है, उसके पीछे का सच क्या है, वो क्या चीज है। कई बार ये जब बहुत नेगेटिव फीलिंग में चले जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि बड़े ज्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। इफ नेगेटिव अगर होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, अपना खुद का सेल्फ हार्म भी कर सकते हैं ये लोग। ये रेबिलियन हो जाते हैं। रेबिलियन विदाउट डायरेक्शन अगर है तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर तो ये इवॉल्व हो गए, जैसे हमने बोला, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इवॉल्व होते हैं, हर एक चीज के बाद, और ये इवॉल्व हो गए तो दे बिकम वेरी डीपली अवेयर, मतलब ये बहुत ज्यादा अवेयरनेस में आ जाते हैं। नहीं तो फिर लाइफ बड़ी chaotic हो जाती है लोगों। अब इनकी लाइफ में स्टॉर्म क्यों है? स्टॉर्म का हम क्या है, वाई इज द स्टॉर्म, वाई द स्टॉर्म? हर एक, देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है ये। हर किसी का एक ऑब्जेक्टिव है, अगर हम स्पिरिचुअली इस चीज को समझे, कि एवरीबडी वांट्स टू ना इवॉल्व। हर एक को स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, ये हमारा मकसद है एज अ सोल। इस सोल का मकसद है स्पिरिचुअली अपने आप को इवॉल्व करना, हर जन्म के बाद थोड़ा थोड़ा इवॉल्व करते जाना, टिल द टाइम यू रीच लिबरेशन या मोक्ष मिल जाए। यहाँ पर मतलब देखिए, सोल का ऑब्जेक्टिव है टू इवॉल्व, और आर्द्रा नक्षत्र जो है, इनकी देयर सोल कैन नॉट इवॉल्व इन कंफर्ट। इनफैक्ट कोई भी नहीं कर सकता इवॉल्व कंफर्ट में, बड़ा मुश्किल है कंफर्ट में इवॉल्व होना। तो हमेशा जब तक कुछ हमें डिफिकल्टी या हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं आती, उसके बिना हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम इवॉल्व नहीं हो पाते। हम इवॉल्व ही तब होते जब हमें कोई कष्ट समझ में आता है। तो सोल कैन नॉट इवॉल्व इन कंफर्ट। इवन गौतम बुद्ध कुड इवॉल्व इन, वो भी राजमहल में रह के नहीं इवॉल्व कर पाए, उन्होंने सब त्यागा, उसके बाद ही इवॉल्व हो पाए। तो ये जनरल एक नेचर है सोल का, बट इनकी वो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। इनको इंटेंसिटी चाहिए, दे नीड इंटेंसिटी टू अवेकन। एक जोर का झटका चाहिए लाइफ में, जिसके बाद इनकी आंखें खुलेंगी, ये अवेकन हो। जोर का झटका कह लो, झटका तो नहीं है ये स्टॉर्म है, बहुत बड़ा स्टॉर्म है जो आया जिंदगी में। तूफान आया, तूफान के बाद फिर शांति होगी, जो कि हम पढ़ेंगे शांति किसमें होगी। इसके बाद जो नक्षत्र आएगा पुनर्वसु, उसके अंदर आएगी शांति। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो आंधी है, ये तो तूफान है।
इसमें तो तूफान आना ही है। ये लोग, अच्छा अब इनको ही अगर हम थोड़ा सा सोल और कार्मिक लेवल पे अगर हम समझे इस नक्षत्र को, तो इस नक्षत्र का बहुत बड़ा बैगेज है। वन ऑफ द रीजन फॉर दिस कार्मिक इतना ज्यादा स्टॉर्म होने का एक रीजन ये भी है, दे आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र नेटिव कैरीज इंटेंस कार्मिक बैगेज, इमोशनल अटैचमेंट का बैगेज है, रिलेशनशिप का बैगेज है, पावर के मिसयूज का बैगेज है, ईगो एंड कंट्रोल का बैगेज है। ये बैगेज लेके चल रहे हैं। पिछले जन्मों में भी इन्होंने, पास्ट लाइफ के अंदर भी जो कर्म किए हैं वो यही इन्हीं को इंक्लूड करता है। इंटेंस डिजायर्स, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। पिछले जन्मों में क्या होगा था, इसलिए इस जन्म में इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनली इतना ज्यादा इनको टर्मोइल देखने को मिल रहा है। अटैचमेंट है, अटैचमेंट ड्रिवन सफरिंग है। इनकी लाइफ में जो भी, अगर हम बोलते हैं इनको, अगर हम इवॉल्व होने की बात करते हैं आद्रा वालों को, तो इनकी जो पैटर्न है, कार्मिक पैटर्न की बात करें, तो इनको लाइफ गिव्स देम लॉस, बिट्रेल, धोखा मिलेगा, लॉस मिलेगा, इमोशनल शॉक्स मिलेंगे, लाइफ में सडन डिसरप्शन आएंगे। ये इनका कार्मिक पैटर्न है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में इन्होंने ऐसा किया, इस जन्म में इनको ये सब चीजें मिल रही हैं। बट ये सब जो चीजें मिल रही हैं, इतना जो लॉस मिलेगा, बिट्रेल मिलेगा, इमोशनल शॉक्स मिलेंगे, डिसरप्शन होगा, इतनी प्रॉब्लम, इतना इमोशनल अपहीवल हम जिसको बोलते हैं वो होगा, वो सब इसलिए होगा नॉट टू पनिश बट टू ब्रेक इल्यूजन। ये पनिशमेंट नहीं है, इल्यूजन को ब्रेक करने का मौका है, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने का मौका है। डिस्ट्रॉय फॉल्स आइडेंटिटी, डिटैच फ्रॉम डिपेंडेंसी, किसी पे डिपेंड नहीं होना, इंडिपेंडेंट होना, उससे डिटैचमेंट चाहिए हर एक चीज से। तो अपने अपने जो बंधन, अपने जो बैगेज इस जन्म में हमने पाले, उनसे दूर होने का, उनसे उनको छोड़ने का बहुत बढ़िया एक ये मौका है अर्द्रा वालों के पास। इट्स अ वेरी वेरी गुड दैट इज नक्षत्र, मतलब ये अर्द्रा के लिए जो स्टॉर्म है, आंधी आई और कुछ उड़ गया, जो हट गया, उस किसी का कुछ लूज हो गया, कुछ खत्म हो गया, कुछ बर्बाद हो गया, कुछ खराब हो गया, ऐसा होता है ना। टोर्नाडो है, एक टोर्नाडो है, स्टॉर्म नहीं, टोर्नाडो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वो जीवन में चलता है। इनका जो कार्मिक ट्रुथ की अगर हम बात करें, सच्चाई, कार्मिक ट्रुथ यही है कि अर्द्रा डज नॉट टेक एनीथिंग अवे, कुछ लेके नहीं जा रहा, ये सिर्फ आपको वो दिखा रहा है जो आपका है। इट ओनली रिमूव्स what was never truly yours, आपका जो था ही नहीं, उसको वो वहां से हटा दें। यहाँ पे चूंकि इसका जो रूलर है, ठीक है, अगर हम और समझने की कोशिश करें, इसका रूलर शिव नहीं, रुद्र है। ठीक है, इसका रूलर शिव नहीं है, रुद्र है। शिव पीसफुल है, रुद्र पीसफुल नहीं है, तो डाइटी ही रुद्र है। तो यहाँ पर रुद्र की जो एनर्जी है वो है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन of illusion, intense transformation, awakening through pain, ये सब हम बात कर चुके हैं। और फियर्स कंपैशन, कंपैशन की भी बात करें तो वो फियर्स है। एक बड़ी
अच्छी इनकी एक हम बड़े अगर इसको प्रिसाइज उसमें फॉर्म करना चाहें इनकी स्पिरिचुअल जर्नी को, तो आपको वैसे वो सभी की लाइफ में मोटा मोटी वैसी ही स्पिरिचुअल जर्नी आती है। आर्द्रा वाले नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन बाकी लोगों की भी अलग अलग तरीके से है। इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम, बट फिर भी जैसे नेटिव जो है यहाँ पे, वो पहले जाएगा अटैचमेंट के थ्रू, किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच होगा, किसी भी चीज से हो सकता है, फिर उसको सडनली शॉक लगेगा या फिर लॉस आएगा उसका, वो चीज उससे चली जाएगी तो क्या होगा, इमोशनल ब्रेकडाउन होगा उसका, फिर वो हर एक चीज को क्वेश्चन करने लगेगा, क्वेश्चन एवरीथिंग, फिर डिटैचमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद अवेकनिंग होगी, फिर उसके बाद उसको अवेकनिंग के बाद उसको इनर स्ट्रेंथ या फिर इवोल्यूशन हम कहें, इवॉल्व हो जाएगा, फर्दर इवॉल्व हो जाएगा वो दूसरी, फिर तैयार हो जाएगा दूसरे शॉक के लिए, दूसरे इमोशनल ब्रेकडाउन के लिए, दूसरी चीजों के लिए डिटैचमेंट होने के लिए। तो ये जर्नी चलती रहेगी जब तक वो अल्टीमेटली ये सारी डिटैचमेंट सारी चीजों से दूर नहीं हो जाता, कंप्लीटली इवॉल्व नहीं हो जाता। ऐसे लोगों को नेचुरली इंटरेस्ट आएगा, अर्द्रा वालों को तंत्र मंत्र में, ब्लैक मैजिक में, ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, साइकोलॉजी में, जितने भी हिडन चीजें हैं, हिडन नॉलेज है, हिडन साइंसेज है, उन सब में। अर्द्रा नक्षत्र, अर्द्रा नेटिव इज नॉट सीकिंग कंफर्ट, इट इज सीकिंग ट्रुथ। सच क्या है उसके पीछे, ये रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट्स ब्लाइंड फेथ। वैसे तो फेथ हमेशा ही ब्लाइंड होता है, कभी कोई देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लाइंड फेथ, क्योंकि अगर आप किसी कोई भी फेथ है आपका, वो सब ब्लाइंड ही है, क्योंकि अगर आंखें होती तो फेथ नहीं होता, सच होता। ठीक है, तो फेथ और ये जो अंग्रेजी वर्ड है, ये किसी चीज को मानते, हम मानते हैं ना, ये फेथ इज मानना, ये उसको रिजेक्ट करते हैं कंप्लीटली। ये लोग स्पिरिचुअलिटी को भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करेंगे, उसको भी जब पूरी तरीके से टेस्ट आजमा आजमा लेंगे, कर लेंगे, तब उसके बाद किसी चीज को फॉलो करना शुरू करेंगे। अर्धरा नक्षत्र वाले जो है ना, लाइफ को एक अलग चश्मे से देखते हैं। ठीक है, हम आप जैसे भी देखें, अर्धरा नक्षत्र वाले जो है लाइफ को देखेंगे, ये इनका वे ऑफ सीइंग, मतलब दे आर रेडिकल थिंकर। ये नॉर्मल नहीं है, रेडिकल थिंकर है। एक होता है ना रिबेल वाले, रेडिकल थिंकर की अगर मैं बात करूं अभी, अगेन जैसे हमारे जो पुराने कुछ ऐसे फिलोसफर थे जो हमेशा हर चीज को इनकार करते थे, उन्हीं में रेडिकल थिंकर आ गए। ये हमेशा क्वेश्चन करेंगे, दे विल क्वेश्चन सोसाइटी, ट्रेडिशन, रिलीजन, रिलेशनशिप्स, हर एक चीज को। दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस इज हाउ इट इज, मतलब ये जो लाइन है ना, ये इसलिए जैसा है वैसा है, या ये ऐसा ही होता है। हर चीज जो बोले ना आपको, कोई ऐसा ही होता है जी, ऐसे ही लिखा गया, ऐसे ही कहा गया, ये इस चीज को क्वेश्चन करेंगे हमेशा। दे विल नॉट इजीली एक्सेप्ट लेइंग डाउन कि ये नहीं जी, जैसा है वैसा है, ऐसे ही होता होगा, तो ऐसे ही होता होगा तो होता होगा आपके घर में, मेरे साथ नहीं होगा ऐसा। इनके लिए बहुत क्लियर कट लाइन है, मैं मेरे साथ, मैं अपने साथ नहीं होने दूंगा, या मैं आई विल नॉट टॉलरेट दिस। दैट वे दे आर वेरी वेरी रेडिकल। ये इनका अगर हम लाइफ पर्पस की बात करें, देखिए लाइफ पर्पस नक्षत्र के अंदर जब भी हम बात करते हैं, लगभग सभी का एक ही पर्पस है, इस सोल का, टू लिबरेट। ठीक है, हम लाइफ पर्पस में ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा काम है इस जगह नौकरी करना और ये ऐसा काम करना, वो लाइफ पर्पस नहीं होता। सोल का लाइफ पर्पस लिबरेशन ही है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और समय अलग अलग हो सकता है, हर एक का, हर सब किसी को अलग अलग तरीके से, मतलब इट कुड बी इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट स्टाइल फॉर एवरीवन।
इनका बेसिकली जो पर्पस है, टू ट्रांसफॉर्म सेल्फ एंड अदर्स थ्रू इंटेंस एक्सपीरियंसेस। ये इनका एक बेसिक पर्पस कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये जितने भी दकियानूसी चीजें हैं, जितने भी आउटडेटेड फंडामेंटलिस्ट चीजें हैं, उनको हटाना, तो मतलब ब्रेकिंग आउट डेटेड सिस्टम्स, चैलेंजिंग फॉल्स बिलीफ, ब्रिंगिंग ट्रुथ टू सरफेस। दूसरों को गाइड करना, हम ट्रांसफॉर्म हो गए तो हम दूसरों को भी गाइड करें। दूसरों का इनका पर्पस बता, अपने साथ जो बीत चुकी है, जो इन्होंने जर्नी देख ली है, एक्सपीरियंस कर ली है, उस एक्सपीरियंस से दूसरों की लाइफ में कैसे वो पॉजिटिव तरीके से बदलाव ला सकते हैं, कैसे दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर ये काम करें। दिस इज द बेसिक लाइफ पर्पस ऑफ अर्द्रा। कुछ लाइफ लेसन्स हैं इनके, जो इनको फॉलो करने या इनको सीखना चाहिए। कि कंट्रोल करना, ये भी चाहते कंट्रोल करें सबको, कंट्रोल इज एन इल्यूजन। कंट्रोल करना इल्यूजन है, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है जीवन में? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सबके लिए ही है, सिर्फ अर्धरा वालों के लिए नहीं है। सरेंडर इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ, सरेंडर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है ये जो भगवान ने समझाया, भगवान कृष्ण ने गीता में वो सरेंडर ही समझाया। ठीक है, वो वही समझाया, निष्काम भाव से कर्म करना सरेंडर ही है। कि मुझे हम हमें तो हमें कर्म से कोई लेना देना नहीं, हमें तो फल से चिपका हुआ है ना। हमारी अटैचमेंट तो फल से, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा। तो वो सरेंडर जो है, जब हम सरेंडर कर्म किया और आपने सरेंडर कर दिया, जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा अच्छा ही होगा, बस वही सरेंडर। सरेंडर जब हम करते हैं, सरेंडर करने का बेसिक मतलब यही है कि हम क्या सरेंडर कर रहे हैं, हम क्या चीज सरेंडर कर रहे हैं। जब हम सरेंडर बोलते हैं कहीं पर, आप सरेंडर करो, ये सभी लोग, सारे गुरुजी सुन लो, किसी को भी सुन लो आप, सब लोग क्या कहते हैं? तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरे ऊपर सब, मुझे मेरे ऊपर छोड़ दे सब, मैंने कर देना तेरा काम। ये सारे जितने भी गुरु वगैरह, ये लोग जो उनके प्रवचन आप सुनो, तो सब लोग यही बात करते हैं, हम मेरी शरण में आ जाओ, या मेरे वो सब सब कुछ मुझे दे दो और सब भूल जाओ। क्या है? आपने अनकंडीशनली अपना सब कुछ, जो भी होना, जो होगा अच्छा होगा तो भी वही कराएंगे, बुरा होगा तो वो भी वही करेंगे, ऐसा सरेंडर कर दो। तो वो जो सरेंडर वाला भाव है ना, सरेंडर का बेसिक, हम क्या सरेंडर कर रहे हैं? सरेंडर का मतलब ये नहीं कि मैंने अपने फल की इच्छा को सरेंडर कर दिया। सरेंडर का मतलब ये समझना कि फल मेरे हाथ में है ही नहीं। दैट इज व्हाट सरेंडर इज। Surrender is not giving up something. It is realizing that I owned nothing. तो वो सरेंडर है, वो सरेंडर है असली। तो वो सरेंडर हम कर पाते नहीं कर पाते, तभी हम तुच्छ मानव बने हुए हैं, तुच्छ जीव बने हुए हैं। हम सब लोग इवॉल्व हो जाते हैं, हम वो सीख ले तो हम बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। तो ये इनका बहुत बड़ा इल्यूजन, कंट्रोल जो है वो इल्यूजन है। अटैचमेंट कोई भी होगी, ये वैसे सबके लिए है, इन्हीं के लिए नहीं। अटैचमेंट क्रिएट्स सफरिंग, वो तो सारी स्पिरिचुअल चीजों में यही कहा गया है। ठीक है, जितना चिपकोगे उतना और ज्यादा परेशान होगे। जितना मतलब द मोर यू क्लिंग, जितना चिपकोगे द मोर यू लूज, उतना नुकसान होगा। पेन इज अ टीचर, ये भी सबके लिए है, अर्धरा वालों के वो नहीं है। एवरी ब्रेक डाउन इज अ ब्रेक थ्रू, ये इसकी एक टैगलाइन है अर्धरा की, ब्रेक डाउन बिफोर द ब्रेक थ्रू। और ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू, हमारे पास लाइफ में हमेशा दो चांस है, हमेशा दो चीज आएंगी, ब्रेक डाउन होना या ब्रेक थ्रू। एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? उसको आप ब्रेक डाउन की तरह देखते हो या ब्रेक थ्रू की तरह देखते हो?
ये बस एक लाइन, मतलब मैं कह रहा हूं अगर हम पूरे कोर्स में भी या जीवन में चाहे जितना ज्ञान ले लें उसमें सिर्फ एक चीज समझ लें, एक ही चीज को, कि हम कोई इंसिडेंट हो रहा है हमारे साथ, अच्छा बुरा जैसा भी है, हाउ आर वी सीइंग इट, हम उसमें ब्रेक डाउन समझ रहे हैं, मेरे साथ मैं तो बर्बाद हो गया, या हम उसमें ब्रेक थ्रू देख रहे हैं कि वाह ये आपदा में अवसर देख रहे हैं, या हम आपदा में ही परेशान हो जा रहे हैं। तो वो जो अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो जो अवसर देखना है, वो हम इसमें देख सकते हैं। हाँ जी, तो ये पेन इज अ टीचर, एवरी ब्रेक डाउन इज अ ब्रेक थ्रू। बहुत ही बढ़िया लगते हैं मुझे दोनों वर्ड, ब्रेक डाउन एंड ब्रेक थ्रू। हाउ यू सी इट, इफ यू सी एवरीथिंग एज अ ब्रेक थ्रू, लाइफ इज सेट। अगर हम हर जगह ब्रेक डाउन देख रहे हैं तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। स्टॉर्म इज नेसेसरी, ये आर्द्रा वालों के लिए है कि अगर कोई तूफान आ रहा है अंदर तो जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब तक कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा नया नहीं बनेगा। नो डिस्ट्रक्शन नो क्रिएशन, वो इनके लिए है। इनके लिए डिटैचमेंट, वैसे से ये सबके लिए इज फ्रीडम। ठीक है, ट्रू पीस कम्स फ्रॉम विद इन। एक और इम्पोर्टेंट है, फेस योर फियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्द्रा इतना फियर दिखा देता है लाइफ में कि बिना, जब तक आप फेस नहीं करोगे, फियर कभी भी नहीं जाएगा। देखिए फियर जो है ना, डर हमें किसी भी चीज का हो सकता है, और फियर जब भी होता है हमें, हम जिस चीज से भी डरते हैं, आज आप हम हमारे जीवन की जो नींव है ना, लाइफ की जो हमारी फाउंडेशन है, वो डर पे बनी है। वो डर पे बनी। अगर डर ना होता, भगवान को क्रिएट करने का सबसे बड़ा रीजन ही डर था। अगर डर नहीं होता तो भगवान नहीं होता। हमारे, मतलब भगवान को क्रिएट किया, हम ही लोगों ने किया ना, इंसानों ने किया भगवान को क्रिएट। भगवान तो ऊपर से आए नहीं थे। कि आपको अगर ऐसी लग रहा हो कि कहीं पे पहले धरती के ऊपर सारे स्वर्ग, वो इंद्र अप्सराएं नाचती रहती थी, इंद्र अपने उसमें बैठे रहते थे, ऐसे सब, वो तो ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, सब वो हेवन की बात करते हैं हम लोग, और स्वर्ग की बात करते हैं। बट भगवान को क्रिएट, अगर हम ऋग्वेद भी पढ़ें, और ऋग्वेद के अंदर जो सबसे पुरानी किताब है हमारी, ऋग्वेद के अंदर जो, उस टाइम पे ऋग्वेद में कोई भगवान का जिक्र नहीं था, किसी भी भगवान का जिक्र नहीं, एक भी नहीं। ना ब्रह्मा विष्णु महेश है, ना कोई और है, इंद्र है, कुछ भी नहीं। उस टाइम पे कौन से भगवान थे? रेन गॉड थे, रेन गॉड को आप इंद्र बोल लो, चलो। वरुण थे, हवा वाले। ठीक है, तूफान आया तो उन्होंने लोग, हाय तूफान से मैं बर्बाद हो गया, तो अब किसकी पूजा करें? तूफान की पूजा कर लो। जो चीज आपको खराब कर रही है, बाढ़ आई तो आपको, बारिश ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम, नहीं हुई तो प्रॉब्लम, तो इसलिए इंद्र की पूजा कर लो। धूप, सूर्य की पूजा करो, धूप के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, धरती की पूजा करो, धरती से आपको अनाज मिलता है, कभी अनाज मिला कभी नहीं मिला। तो लोगों ने रिचुअल्स बना लिए, इन्हीं चीजों को, जिससे डरते थे उसी को भगवान बना लिया। उनके लिए रिचुअल्स, ऋग्वेद में सारे के सारा ऋग्वेद जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स पे है। रिचुअल्स, कर्म कांड जिसे बोलते हैं ना, कर्म कांड की वो दी हुई है ऋग्वेद के अंदर। और वो सारे यही भगवान थे हमारे, चार पांच जो हमारे नेचुरल चीजें, उन्हीं को हम भगवान मानते थे और उन्हीं की हम पूजा करते थे। तो ये उस समय से, आज से नहीं, उस समय से, फियर इज दी, मतलब वन ऑफ द, या कह ले, हम ये कह ले, इन्हीं से पहला पॉइंट है फियर, डर, जिसने भगवान को क्रिएट किया। डर से, हम डर के आगे जीत है, वो तो हमें आज पता लगा बाद में। ठीक है, उस समय माउंटेन ड्यू नहीं थी, बट अभी भी फेस योर फियर्स। किसी को कोई भी डर है, किसी भी चीज का डर है, जब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे वो डर नहीं जाएगा। और 99% हमें जिस चीज से डर लगता है, हमें हमेशा फ्यूचर से डर लगता है। पास में जो हो गया उससे तो डर नहीं लग रहा आपको, कि कहीं कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या जो मैं चाहता हूँ वो ना हुआ तो क्या होगा। तो वी मोस्टली वी आर fearful ऑफ, मेजोरिटी टाइम्स, ऑफ व्हाट हैज, व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है उसके ऊपर हम डरते हैं। हुआ नहीं है अभी, और मेजोरिटी टाइम्स वो होता ही नहीं है। जिससे हम डर रहे हैं वो होगा ही नहीं।
फिर भी हम डर रहे हैं, हमारा नेचर है। तो अनलेस वी फेस आर फियर्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी गंदी चीज वो है, नेगेटिव इमोशन है हमारा फियर। थोड़ा बहुत जरूरी भी है। भय बिन होत न प्रीति वाला जो एक आप रामायण में भगवान राम ने जब समुद्र के ऊपर पुल नहीं बन रहा था, तो जब समुद्र देवता मस्त सो रहे थे, तब उन्होंने फिर अपना बाण निकाला कि सुखा दूंगा सब, उसको गुस्से में आ गए थे। तो फिर उसमें वही, उसमें चौपाई है, उसके अंदर ये लिखा, भय बिन होत न प्रीति, मतलब देर इज नो लव विदाउट फियर। तो फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उधर भी फियर इंपॉर्टेंट। तो ये फेस योर फियर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अर्द्रा आपको उतना फियर दिखा देगा कि फियर ही खत्म हो जाए। यहाँ पर ये अर्द्रा वालों के लिए ये चीज है, नो योर ट्रू सेल्फ। ये भी सभी के लिए, वैसे तो सभी लोग अपने आप जानो कि मतलब आप क्या हो असली में, बियॉन्ड योर रोल्स, बियॉन्ड योर रिलेशनशिप, बियॉन्ड योर आइडेंटिटी, हम एक्चुअली क्या है उसको समझें। ठीक है जी। तो ये आर्द्रा नक्षत्र के कुछ नेचर बिहेवियर वाली जो चीजें हमने पढ़ी वो है। तो कृपा जी ये बताइए, ये जो हमने बाद में चीजें पढ़ी है, साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल और ये सब बातें जो पढ़ी, कार्मिक डेट, और वो क्या कुछ चीजें मैच करती हैं उसमें, आप सर सब रिलेट कर मैच पाते हो? करता है, क्या मैं बोलूं नहीं मैच करता है, सब भी मैच करते हैं सर। मेरी लाइफ में सारा कुछ बन चुका है आगे। मैंने लाइफ को कंट्रोल करने की भी कोशिश की, फिर फ्रीडम भी दिया। तो चीजें जब हम लोग छोड़ते हैं ना, मतलब फ्रीडम देते हैं ना चीजों को, सरेंडर करते हैं, तो चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। तो ये लाइफ लेसन्स मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में एनरोल कर लिया कि चीजों को कंट्रोल नहीं करना है। हम्म। वैसे सभी के लिए ये सरेंडर करके चले। आप यकीन मानो, अगर किसी का भी, हम हर किसी की लाइफ में होता है एक, वो तो, अरे इस ये ईएमआई कैसे जाएगी, इस साल इतने खर्चे हो गए, क्या होगा, अरे मेरी रिलेशनशिप खराब हो रही है, ये हो रहा है। सर ये छोड़िए। जो आपने लास्ट में बोला ना कि फेस द फियर्स, मतलब जितना भी मैंने देखा है ना, अभी मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। कुछ भी हो जाए मुझे डर नहीं लगता है। हम्म। तो सर ये डरने सर 100% मैच कर रही है चीजें। ये तो लाइफ लेसन है, आदमी ले ही लेता है, अर्धरा नक्षत्र तो झेलेगा, तो करेगा ही करेगा। देखो ये तो सिर्फ वो उसमें। एंगरनेस वाला, मतलब पहले था, अ, हम्म, 2-3 साल पहले जब तक मैं ऑकल्ट में नहीं आई थी, एंगर इश्यू हम्म। था। बहुत ही मतलब शॉर्ट टेम्पर नेचर था मेरा। लेकिन जब से ऑकल्ट में आई ना, तब से मेडिटेशंस वगैरह से और एंगर्स पे थोड़ा कंट्रोल करके उस चीजों को थोड़ा मतलब कामनेस किया है कि अभी चीजों को कामली हैंडल करती हूँ। देखो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ भी आ जाता है, थोड़ा बहुत अपने हाँ आप सर, हम जब हाँ सर, डेफिनेटली सर। देखते, अपने आप ऑब्वियसली एंगर ऐसा ही चीज है कि धीरे धीरे अपने आप वो हाँ सर। होने लगता है, मतलब अगर हम उस पर यस, काम करें थोड़ा बहुत। यस सर, बिल्कुल। यस सर। ठीक है जी। और किसी की कोई ऑब्जर्वेशन अर्द्रा में, किसी का कोई भी हो नहीं हो, किसी का कोई तो नोन मेरे हो, पास और 2-3 चार्ट है, सबका सेम है, सबका मैच कर रहा है सर। सारी चीजें सब, मैच कर रही हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया फिर। तो वो ये आगे का हमारा फ्यूचर का डर भी मैच कर रहा है, आगे क्या होगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, नेचर में है, उनके नेचर में है अभी। सबके नेचर वो में है, वो तो टाइम नहीं ये आया इसके उनका, पहले इसीलिए है शायद। वो सब, हम सभी के नेचर में यही है कि हम डरते किससे हैं, हम कल क्या हाँ, होगा फ्यूचर से, राइट है। इसी से डरते हैं। हम्म। वहाँ बॉलीवुड ने बहुत समझाने की कोशिश करी, हमें बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए इस बारे में कि कल क्या होगा किसको पता। ठीक है, यस। इतना सब कुछ बताया, लेकिन हम किसी से नहीं सीखते, हम डरते ही रहते हैं, हमारा स्वभाव हाँ, बन गया है, हमारा हाँ स्वभाव। और ये जितने भी मैंने आपको नक्षत्र बताए ना शुरू में, ये भरणी, कृतिका, आर्द्रा, अश्लेषा, मूल, पूर्व भाद्रपद, ये सब के सब जो है ना, ये सारे ही नक्षत्र। और इनमें से कोई है किसी, अभी कोई भी है व्यक्ति जो भरणी में हो, कृतिका में हो, जिसके चंद्रमा तो इनमें हो, मेरा एक कजिन है, भरनी में नक्षत्र में है, उनकी भी लाइफ ऐसे ही रही है, अप्स डाउन ऐसे। अश्लेषा, मूल, पूर्व तो भाद्रपद मैं वाले ये। अभी जैसे चार्ट देखती हूँ ना किसी का भी, तो मैं नक्षत्र को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ। और जैसे अभी तक तो हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है, आद्रा तक आज शुरू किया। तो मैं जितने पढ़े ना, सारी चीजों को मैच करती हूँ, सिमिलर, मतलब सारी पॉइंट पिन पॉइंट पे मैच होती है चीजें। बहुत ही प्रिडिक्शन बढ़िया, बहुत एक्यूरेट जाती है। बहुत ही अच्छा। मैं ये और उनकी कहूंगा अगर, लाइफ में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपने मतलब बताया है, या हमने पढ़ा है आज तक जैसा।
बिल्कुल। तो ये मतलब देखिए एक फर्दर लेयर है, अगर हम इसको ऐड कर सकें और बोले कि मतलब हम बात ही कहीं ये स्टार्ट ही ना करें कहीं पर। आप कोई भी हॉरोस्कोप देख रहे हो और अगर आप सामने वाले को बोल रहे हो अरे आपका लग्नेश तो ये हो गया, ये तो सब सुनते ही आ रहा है वो, अरे इसकी दशा चल रही है, अरे साढ़े सती दिख गई, अरे अब यहाँ पे काल सर्प है, ये है, वो तो सब सुन के आया ही आपके पास। और यस आप सर। वहां से स्टार्ट करो कि भाई आपका नक्षत्र ये है, और क्या आपके जीवन में ये सारी चीजें होती हैं, ऐसा होता है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपका सर बिहेवियर है। नक्षत्रों से हम मतलब मेडिकली भी पार्ट बॉडी पार्ट पकड़ सकते हैं ना, जैसे कोई क्रोनिक डिसीज आने वाला हो तो बॉडी पार्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी पार्ट भी फाइंड आउट कर सर सकते हैं कल कौन सा मेरे body- पास एक चार्ट आया था ना, तो मैंने उसमें फाइंड आउट किया था उनको कैंसर है। सो मैंने फाइंड आउट किया था कि उनको चेस्ट का कैंसर है, और उनको उन्होंने वही बोला कि हाँ चेस्ट के पार्ट में कैंसर है उनको। और दूसरा एक चार्ट पे भी मैंने शनि से रिलेटेड, शनि उत्तर भाद्रपद में था, तो मैंने बोला था लेफ्ट थाइज में इनको चोट लगी होगी। तो वही सेम निकला था, मतलब बहुत ही एक्यूरेट जाती है चीजें नक्षत्र से। वेरी गुड। नक्षत्र से एक्यूरेट जाए तो और अच्छा है, और सर क्या। एक थोड़ा मिथ है मेरे, मैंने अभी तक सुना है ओकल्ट में कि लोग ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले का चार्ट हम जब देखते हैं, उनके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं उनकी रेमेडीज हमें नहीं देनी चाहिए, वरना वो हमें भोगने पड़ेंगे। तो क्या ये सही है सर? ऐसे कैसे डॉक्टर इलाज करेगा? आप डॉक्टर का अगर कोई बाईपास सर्जरी कर रहा है वही तो मेरे उसका माइंड में थोड़ा ऐसे, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं ना स्ट्रोम सा चल रहा है, मैं बोल रही हूँ हम ऑकल्ट सीख किस लिए रहे हैं? सामने वाले का पेन दूर करने के लिए। फिर हम देखो ये आपको ऐसा तो सोचेंगे कि उसका पेन हमने दूर नहीं सिर्फ करे, हमारे ऊपर आ जाएगी, तो फिर ऑकल्ट सीखने का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है कि एक चीज आप मान लीजिए, आपके साथ जो होगा ना, जो भी होगा, हम्म। वो आपके साथ ही होगा, वो आपकी आपका ही डिसाइडेड है ऐसा होना। अच्छा सर। इट हाँ इज मतलब ये नथिंग। मिथ मेरा क्लियर हो गया आपने बोला तो। और मैं भी इस चीज को नहीं मानती हूँ ज्यादातर, कि हम अगर ऑकल्ट में आए हैं या हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई उसके कार्मिक हम भोगेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहीं नहीं होता, कोई किसी की कार्मिक नहीं भोगता, कोई नहीं भोगता, हाँ सबको अपने वही। ठीक है। आपने भी अपना कर्मों का फल खुद ही भोगना है। हाँ वो इनफैक्ट तो हमें ही भोगना पड़ेगा वो। सामने वाला भी भोग ही रहा है, जो करके आया वही भोग रहा है, उसी का फल भोग रहा है। तो जब हम कर्म मतलब ऐसा तो सीख हम लोग ऐसे उसको देख सकते हैं कि उनका जब वो लेसन्स खत्म हो गए होंगे ना कार्मिक के, तब वो हमारे पास आए हैं तो उनको रास्ता दिखाएंगे हम। ये एक टेक वो, मतलब ऐसे फील कर सकते हैं हम लोग, मान सकते हैं ऐसे। आप कुछ नहीं मानना, आपने अपना कुछ काम कर, नहीं। कुछ नहीं मानना, आपने सिर्फ अपना काम करना है। आपने चार्ट देखा, उसको प्रिडिक्शन दी, उसको जी रेमेडी दी, काम खत्म। जी सर। हाँ अच्छा सर गाइडेंस। इसमें और एक, हाँ और एक चीज थी मेरे माइंड में, कि जैसे कोई नक्षत्र, जैसे तीन ग्रुप ऑफ नक्षत्र हमारे विपत्तवद और उसमें आएंगे, तो उनके जो प्लैनेट्स है, तो हमें क्या किसकी रेमेडीज कैसे करनी चाहिए सर? कुछ नहीं करना, उतना मत सोचो। रेमेडी सबसे अच्छा। पहले करनी दशाओं की करो, और उसकी ट्रांजिट, खराब ट्रांजिट्स की करनी है बस। ओके ओके अभी ये नक्षत्र ओके। वाली रेमेडीज पे अभी थोड़ा सा रुक जाओ, रेमेडीज हम एक साथ पकड़ेंगे, सारी रेमेडीज एक साथ तो करेंगे सर सभी ये सर नक्षत्र। आप चार्ट पे समझाएंगे ना कैसे कैसे काम करना है हाँ वैसे, हाँ। मतलब? वो देखो दो चीज किसकी रेमेडी करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मूल नक्षत्र है, जहाँ पे चंद्रमा है वही नक्षत्र हमारा जन्म नक्षत्र जो है जी सबसे इंपॉर्टेंट। जी ठीक है, सर। क्योंकि हमारा सभी कुछ उसी पे है। तो जब भी चंद्रमा जन्म नक्षत्र में हो, हाँ जब भी जन्म नक्षत्र में आए, हर महीने आएगा एक बार, हाँ सर। उस दिन उस प्लेनेट की, मतलब उस नक्षत्र की रेमेडी आप कर लीजिए। चाहे नक्षत्र की ओके डाइटी की कोई मंत्र है, चाहे नक्षत्र के मंत्र हैं, चाहे कोई सी भी रिचुअल है, वो मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा रेमेडीज की, वो रेमेडीज आप कर सकते हैं उस पर।